Hello students, how are you? Let's start the next topic of electricity chapter, conductance. कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है. कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा टर्म है. जैसे अगर हम कंडक्टेंस को एक निगेटिव कहें यानी एक बुरा कैरेक्टर कहें तो कंडक्टेंस एक अच्छा कैरेक्टर है. रेजिस्टेंस ब्रिंग्स हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट एंड कंडक्टेंस इज द एबिलिटी हाउ करंट इजीली कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, तो कंडक्टेंस एक अच्छा कैरेक्टर मान लो और एक रेजिस्टेंस बुरा मान लो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा बुरा है यानी वो उतना ही कम अच्छा है, ये कह सकते हैं ना. ऐसे ही कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस. तो हम कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय लेटर C. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, ठीक है. या इसे और दूसरे टर्म में अगर हम कहना चाहें, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which refers that how much easily current can flow through a conductor, through a कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, यानी ये हमें क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कितना इजीली फ्लो कर सकता है. रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है कि कितनी बाधा क्रिएट होगी, कितना हिंड्रेंस क्रिएट होगा. कंडक्टेंस क्या बताएगा, कितना आसानी से फ्लो होगा. तो जैसा कि द फॉर्मूला इज रिटन, C इज कंडक्टेंस C is inversely proportional to the 1 upon resistance, 1 upon resistance. So you can write it as C is proportional to 1 upon R. तो V is equal to क्या होता है, IR. हमने पढ़ा है V is equal to IR. तो R की वैल्यू अगर निकालें तो R is equal to क्या होता है, V upon I. R is equal to क्या होता है, V upon I. तो अगर C की वैल्यू निकालें तो C will be 1 upon R की वैल्यू पुट करेंगे V upon R, sorry V upon I, V upon I. So this will be C is equal to I upon V. फॉर्मूला अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस का उल्टा ही फॉर्मूला. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R is equal to V upon I, और ये क्या हो गया, I upon V. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी. इसे नोट कर लीजिए. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी ठीक है, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से. कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड कंडक्टिविटी, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और यू कैन से डिग्री ऑफ कंडक्टेंस. थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से
कितना करंट कंडक्ट हो सकता है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस कंडक्टिविटी, द सिंबल इज सिग्मा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, दैट विल बी कंडक्टिविटी proportional to 1 upon reciprocal of 1 upon resistivity means conductivity is sigma and resistivity is rho. Formula will be sigma is equal to 1 upon rho. So there are two topics which are interrelated: resistivity, resistance, conductance and conductivity. They are very important topics, so please have a look again, write down the concept properly. If you have any doubt, you can ask to me. Okay, now the next topic. अब इसमें ही हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की यूनिट निकालें, ठीक है, नाउ डिस्कस द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? देखो, कंडक्टेंस इज सी की यूनिट क्या होगी? 1 अपॉन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर ही तो होगी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ सी इसी के बराबर तो होगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? 1 अपॉन ओम, ओम के बराबर होगी। इसे हम क्या कहते हैं? और ओम इनवर्स, क्या कहते हैं? ओम इनवर्स, क्या कहते हैं? ओम इनवर्स, या इसे एक और नाम दिया जाता है सीमेन, सीमेंस, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं? सीमेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी निकालें, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, now this is your homework, how will you find the unit of conductivity? this is your homework। मैंने आपको तरीका बताया है कंडक्टेंस की यूनिट निकालने का। ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट, ये आपको निकाल के बताइए, यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन यूनिट ऑफ रो। ओके, आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द यूनिट ऑफ रो, so you can easily find out. Okay, so note it down and this is your homework. Okay, let's move to the next topic, that is conductors in combination of resistors. The next topic is combination of resistors. Combination of resistors, तो रेजिस्टर्स को हम सिंपली इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टर्स के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। ये सिंबल हम आर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट है रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स अगर लगाए गए हैं, यानी कि लोड जो है, या हमने बल्ब लगाया हुआ है या रेजिस्टर लगाया हुआ है, जो भी चीज हमने लगाई हुई है उसे हमने कैसे लगाया हुआ है? सीरीज में, यानी एक का एंड दूसरे का फर्स्ट एंड होगा। यानी जस्ट इमेजिन कि अगर 3 रेजिस्टर हैं इस तरीके से, एक हमारा रेजिस्टर है R1, दिस इज R1, एंड सेकेंड रेजिस्टर इज R2, एंड थर्ड रेजिस्टर इज R3, ठीक है। अगर हम इन्हें सीरीज में जोड़ना चाहें, ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है? एक चेन बना देना। सीरीज का मतलब क्या होता है?
चेन बना लेना, मतलब कि कोई मेरा हाथ इधर से पकड़े, एक हाथ इधर से पकड़े, तो जो हम चेन बनाते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज। तो ये सीरीज में कैसे जुड़ जाएंगे, अगर हम इन्हें क्या करें, इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब भी रेजिस्टर सीरीज में होता है तो सबसे पहले तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर if the resistors are in series, if the resistors are in series combination, okay, then पहली बात क्या होगी, इनके थ्रू जो करंट फ्लो होता है, इनके थ्रू जो करंट आई फ्लो होगा वो सब में क्या होगा, आई ही रहेगा, सेम रहेगा। इनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा आई, तो वो इसके थ्रू भी आई होगा, इसके थ्रू भी सेम करंट, इसके थ्रू भी सेम करंट फ्लो करेगा। यानी जितना, अगर आप इनको टैप्स मान लो, इनको क्या मान लो, टैप्स, तो जितना पानी इस टंकी से गुजरेगा उतना ही पानी इस टंकी से गुजरेगा, उतना ही पानी इस टंकी से गुजरेगा ना, नो डाउट। तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आपने ये टंकियां 3 जोड़ी हुई है पानी की, तो सबसे पहले पानी यहां से आया, तो सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा यहां होगा, उससे कम प्रेशर यहां होगा, उससे कम प्रेशर यहां होगा। यानी पानी की जो एनर्जी है वो यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा ही तो होगा एनर्जी की। अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें मान लें ए और बी, ठीक है, ऐसे सी मान लें और ये डी मान लें, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस ए बी, बी सी एंड सी डी, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर जो होगा दैट विल बी B1, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी एनर्जी घट जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी होती है ना, तो ये जो एनर्जी यहां पर होगी, यहां पर V2 होगी, यहां पर एनर्जी कितनी होगी, V3 होगी। तो यहां पर जो सेकंड थिंग क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor will be different, ठीक है। ये हमें कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं, ये हमारा डायग्राम है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि हम अगर ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना चाहते हैं तो हम एग्जांपल को कैसे इमेजिन करें। हम ये इमेजिन करें कि पानी जो है कि टंकियां हैं जो एक पाइप में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या है, पानी का एक पाइप है जिसमें हमने 3 टंकियां ऐड कर रखी हुई हैं, ठीक है। इससे भी पानी निकलेगा, इससे भी पानी निकलेगा, इससे भी पानी निकलने की एबिलिटी है। तो अगर हम इसमें पानी फ्लो करें और हर टंकी को खोल दें, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पानी तो सेम निकलेगा, यहाँ पर जितना पानी इस टंकी से निकलेगा उतना ही पानी इस टंकी से निकलेगा, उतना ही पानी इस टंकी से निकलेगा। मगर अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि इसमें पानी का जो एनर्जी होगी निकलने की वो ज्यादा तेज होगी, इसमें थोड़ी कम होगी, इसमें उससे भी कम होगी। ऐसे ही तो होता है अगर कोई सीरीज में जुड़ी हुई हो, ठीक। या आपने दिवाली में देखा होगा, अगर हम कभी जब झालर लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं घर की, तो आपने देखा होगा अगर हम झालर आपस में एक दूसरे से सीरीज में जोड़ दें, मतलब एक झालर का एक एंड दूसरे झालर के दूसरे एंड से जोड़े, फिर उसका अगला एंड दूसरे एंड से जोड़े, तो अगर हम सारे के सारे झालरों को आपस में सीरीज में जोड़ दें तो झालर जो होती है वो धीमी जलती है ना। क्यों धीमी जलती है, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता चला जाता है, हो जाता है ना, एनर्जी घटती चली जाती है। तो यानी एक तरीके से कहो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतनी कम हो जाएगी। यानी अगर इसके आगे एक और रेजिस्टर लगाओगे एनर्जी और कम हो जाएगी, और लगा दोगे और रेजिस्टर कम हो जाएगी।
तो ये पॉइंट्स हमें याद करते हुए रखने हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग जो है डेरिवेशन ड्राइव करेंगे इसका, ठीक है, हम लोग इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा और रिमेंबर रखना है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं ये वाला डेरिवेशन का। सॉरी, अब मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है हमारे पास 3 रेजिस्टर है। दिस इज रेजिस्टर 1 R1, दिस इज रेजिस्टर R2, दिस इज रेजिस्टर R3, ठीक है, ये हमारे पास 3 रेजिस्टर है, ठीक, क्लियर, किसी को कोई डाउट? अब इन रेजिस्टर्स को हमने क्या किया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ठीक है, तो ये हमारा R1 रेजिस्टर है, दिस इज R2 रेजिस्टर, दिस इज R3 रेजिस्टर। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने जनरेट कर दिया, दिस इज पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन आई यहाँ से होगी ना, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना, यही तो हमारा डायग्राम बनेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से चाहे तो हम तीनों के अक्रॉस निकाल लें, तीनों के अक्रॉस निकालते हैं तो उससे क्या होगा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा इन तीनों का, क्या मिल जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअली फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं ना? और अगर हमें केवल इस रेजिस्टेंस के लिए निकालना होता तो हम कैसा डायग्राम बनाते, तब हम क्या करते, रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ लेते। अगर हमें ये ऐसे करके लेना होता, एक रेजिस्टेंस ये इस तरीके से डायग्राम लेते हैं, और ये रेजिस्टर अगर हमें इस R1 के अक्रॉस निकालना होता कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम वोल्टमीटर यहाँ पे लगा देते हैं, और अगर हमें इसके अलावा निकालना होता तो हम यहाँ R2 पे लगाते हैं, अगर R3 के अलावा निकालना होता, अक्रॉस निकालना होता तो हम R3 पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल वाली बात हो गई, लेकिन अभी हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब कि हम एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालेंगे जो इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हो, इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो मान लिया कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा, हमने क्या माना, वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट, that will be R equivalent, this is R equivalent, मैंने equivalent लिख दिया और यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर जोड़ दिया, ठीक है। now this is R equivalent, any doubt? now let's move to the topic कि suppose 3 resistors R1 R2 and R3 are connected in series combination, in series combination, okay, and potential difference across the resistors is V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया गया है, V मेंटेन किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन of resistors is maintained is V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, यहाँ से V पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो जब ये V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पहुंचता है तो इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ पर V3, ठीक है। इसके तो अकॉर्डिंग टू, चूंकि ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है हमारा, सो द पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट में लिख दिया अक्रॉस
R1 resistor is V1. Similarly, potential difference across R2 resistor will be V2 and potential difference across R3 resistor कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा ना। और पूरे टोटल का सम एंड V इज इक्वल टू किसके होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ऐसे ही होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये भले ही कम हो जाए लेकिन इन सब की वैल्यू निकल के आनी तो V ही चाहिए, है ना, क्योंकि अक्रॉस द एंड तो V होना चाहिए। यहाँ पर V है, यहाँ पर भी V होना चाहिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, टोटल V पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में बदल सकता है, लेकिन अक्रॉस पूरा होने के बाद तो V पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1। इसे नोट कर लीजिए। ओके, हमने इक्वेशन 1 क्या ले ली है? इक्वेशन 1 है हमारी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी। आप लोग दोबारा ना लिखिएगा, मैंने इसलिए कि मुझे मिटाना पड़ा। ऐसे ही हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया था, ये R1 R2 R3 के बराबर है, तो R इक्विवेलेंट भी हम पहले कह चुके हैं किसके बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ले ली, ठीक है। हमने इन तीनों के इक्विवेलेंट ये रेजिस्टेंस ले लिया था और सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 था। पोटेंशियल डिफरेंस ये है हमारा फार्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, ये हमें पता है। तो हम सारे V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R1, क्योंकि I की वैल्यू तो सबके, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 भी लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू I R1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू I R2। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 इज इक्वल टू I R3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब V इक्वल टू क्या रखेंगे? I R इक्विवेलेंट इस वाले V के, ठीक है। ये V हमने इसके लिए लिया है ना, तो ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R इक्विवेलेंट के, इस वाले के लिए हमने क्या लिखा? R इक्विवेलेंट के बराबर ही तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा यहाँ पर आएगा। तो V इक्वल टू R इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू कितनी है? I R1 I R2 प्लस I R3, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दूं, इसकी जरूरत तो है नहीं है हम लोगों को। ये डायग्राम बनाना जरूरी है आपको, लेकिन अब हम लोगों के लिए ये यूजफुल नहीं है। इसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका। अगर इसे देखो तो दिस विल बी, अगर हम इसे कॉमन ले लें, सॉरी ये ऐसे लिखा रहने दें, I R इक्विवेलेंट और I कॉमन ले लें, दिस विल बी I R1 प्लस R2 प्लस R3। So this will be I and I. So R equivalent in terms of R1 plus R2 plus R3. This is the required expression for the series combination. ठीक है, ये हमारा क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो
if two or more resistors are connected in series combination, then the equivalent resistance across the combination of resistors will be the sum of resistance sum of each individual resistance, देखो पहले sum of each individual resistance, ओके। यानी कि जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कोई भी आपका कॉम्बिनेशन सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उस सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी वो टोटल का सम किसके बराबर होगा, हर रेजिस्टेंस के सम के बराबर। यानी जैसे कि इमेजिन करें अगर हम, ठीक है अगर इस तरीके के रेजिस्टर है, मान लिया एक रेजिस्टर, दो और एक और तीन रेजिस्टर ले लिए हमने, ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वी कैन फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस विल बी 9 ओम। ये कितना हो गया, 9 ओम हो गया, ठीक है। सीधे सीधे हम जोड़ देंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ये नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Okay, now the second part is resistors in parallel combination. Resistors of parallel combination. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सीरीज में हमने क्या किया था, जो हमारे 3 बंदे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे को इस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है, एक दूसरे का हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ था, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, ठीक है। एक दूसरे का हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ था। पैरेलल में क्या होगा, देखो ये इन्होंने हाथ पकड़े हुए, तो इनका एंड, इनका एक हाथ इन्होंने पकड़ा है, एक हाथ इनका इन्होंने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर हम इन तीनों से ही कहें कि हमें अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इन सबके दोनों हाथ एक ही जगह पर होंगे। इन दो सारे के सारे लोगों के दोनों हाथ का जो ज्वाइंट होगा वो कॉमन होगा। देखो कैसे, जैसे इमेजिन करो कि ये ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है, और ये इनके पीछे खड़े हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से, और एक ये इधर खड़े हुए हैं, तो इनका हाथ भी यहाँ जुड़ा है, इनका हाथ भी यहाँ जुड़ा हुआ है, इनका हाथ भी यहाँ जुड़ा है, ऐसे इनका एक हाथ यहाँ जुड़ा है, इनका भी एक हाथ यहीं जुड़ा है, इनका भी एक हाथ यहीं जुड़ा हुआ है। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये आगे पीछे खड़े होके एक दूसरे से अपना हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। ये आगे पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये क्या है, लंबाई में खड़े हुए हैं, दे आर इन पैरेलल। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसा है, पैरेलल। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये तो हम पहले तो स्ट्रक्चर वाइज समझ गए। तो अगर रेजिस्टर्स आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, यानी कि इस तरीके से है, एक रेजिस्टर इस तरीके से R1, ठीक है,
R1, R2 and this is R3. Suppose this is R3. ये तीन रेजिस्टर हैं आपस में, R1, R2, R3. They are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखो सबका कॉमन पॉइंट ए और बी ही है ना. अब सबका कॉमन पॉइंट क्या है, ए और बी. तो जब भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से जुड़ा हुआ हो आपका, ठीक है, तो उसमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें बी और आई की बात करनी होती है दोनों जगह पर. पहले हमने क्या किया था, पहले वाली कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, करंट सेम था. आपकी बार क्या होगा, उल्टा, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट डिफरेंस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, देखो यहां पर से करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने V दे दिया यहां पर, ठीक है, दे दिया ना पोटेंशियल डिफरेंस V, इसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो हुआ, I करंट फ्लो हुआ. अब जैसे ही करंट I फ्लो होगा तो ये देखो यहाँ पर करंट ब्रांच हो गया. पानी अगर यहाँ से फ्लो होता तो तीन अलग अलग पाइप में जाता ना. तो एक पानी इधर गया, I1 फ्लो हो गया, दूसरा I2 फ्लो हो गया, तीसरा I3 फ्लो हो गया. हमें हमेशा वाटर का फ्लो देखना है. अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो वो सीरीज में है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो पैरेलल में है. तो देखो ये हमारा तीन फ्लो है यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये I हो गया. वापस ये जब इधर जाएगा तो ये वापस I1 इधर आ जाएगा, I2 इधर होगा, I3 इधर होगा, और जब ये वापस इधर आएगा तो ये वापस I बन जाएगा ना. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इस एंड पर भी करंट आई है और इस करंट एंड पर भी करंट आई है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा ना. जितनी एनर्जी यहाँ से अंदर गई होगी पानी की, उतनी एनर्जी ये सब जुड़ के बाहर आ जाएगी ना. तो इसका मतलब क्या होता है, इफ टू और मोर resistors are connected in parallel combination, then potential difference across the combination of resistors will be same. क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ की एनर्जी सेम होगी ना. बट the current passing through each resistor will be different. है ना. करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की धारा होती है. तो अगर हम पानी की धारा कहें तो पानी की जितनी धारा है, तो मतलब एक पानी की धारा इधर, पानी की धारा इधर, पानी की धारा इधर, मतलब तीन धाराएं तो हुई. तीन धाराएं मतलब पानी की तीन धाराएं. यहाँ इलेक्ट्रॉन की धारा होगी ना, यहाँ करंट की धारा होगी. तो जो करंट की धारा है, एक धारा इधर, एक धारा इधर, एक धारा इधर, एक स्ट्रीम इधर, एक स्ट्रीम इधर, एक स्ट्रीम इधर, तो तीन स्ट्रीम होगी. तो तीनों का करंट क्या हो गया, अलग अलग हो गया. ठीक है. तो हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. इसके लिए क्या होगा, इसका डेरिवेशन अगर हम लोग देखते हैं तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन. नाउ सपोज 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel combination
the potential difference across the combination में हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, इज V, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया V, and the current flowing through the combination is I. Then I इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, नेट करंट, ठीक है, दिस विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर ही तो होगा ना। और हमें क्या निकालना है, एक ऐसा रेजिस्टर निकालना है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मतलब हमें एक ऐसा रेजिस्टर निकालना होता है कि इन तीनों की जगह पर लगा दिया जाए तो उतना ही काम करे, ठीक है। तो हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका नाम है Req। ये Req हमेशा किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। Req किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ I की, इन सब की वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा। अब देखो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। सिमिलरली ये नोट कर लीजिए आप, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख लेते हैं करंट अक्रॉस देखो जो सेम है उसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। जो पहले हमारा क्या था, करंट सेम था तो हमने करंट की वैल्यू नहीं निकाली, किसकी निकाली थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हमारा करंट डिफरेंट है तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे ना। तो V इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से हम R2 के अक्रॉस निकालें तो दिस विल बी I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी V अपॉन R2 इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और करंट अक्रॉस R3 दिस विल बी I3 इक्वल टू V अपॉन R3। So just put the formula from equation 1 I equivalent is equal to किसके है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के है ना। तो ये अगर R इक्विवेलेंट है और इसमें करंट I इक्विवेलेंट है तो फार्मूला सर क्या बनेगा, सबको समझ में आ रहा होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट बनेगा ना। जैसे वहां V इक्वल टू IR बना था, V इक्वल टू IR बना था तो R इक्विवेलेंट था, यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 बना ना। सबसे V कॉमन ले लो, सबसे V कॉमन आ जाएगा। तो V कॉमन ले लें अगर हम तो क्या बन जाएगा, ये V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So this will be V subtracted, the formula will be 1 upon R equivalent will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the required formula. Okay, this is the required formula for resistance. Okay, so note it down. Then I will tell you the statement.
Okay, now let's discuss both the combinations properly. Here, series and parallel combination. फिर से हम लोग एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर वाइज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है? डिफरेंट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। अगर हम करंट की बात करें तो करंट सीरीज में सेम रहता है, मगर पैरेलल में डिफरेंट हो जाता है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है ना। यहां पर हमेशा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर होता है ना। यही तो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब इसी पॉइंट की दूसरी एक बात देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इन सबके सम के बराबर होगा ना। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज मोर देन द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी मोर then the value of each individual resistor, ठीक है। इस बात को मैं ऊपर मिटा के बाद जो आपको बता भी देता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखते जाना। यहाँ पर मैंने क्या कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी R1 R2 R3 से। तो मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टर हैं सीरीज में जुड़े हुए, 1 2 3, ठीक है। 3 रेजिस्टर हैं सीरीज में जुड़े हुए। इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 1 2 3, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो दिस इज R1 R2 R3, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ठीक है। इस वाले एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 + 2 + 3, क्योंकि R1 + R2 + R3 करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं। तो ये कितना हो गया? इसका नेट सम 6 ओम। 6 ओम हो गया ना। ये सब 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो ये 6 ओम हो गया। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो सारे रेजिस्टर से ज्यादा है, 1 से भी ज्यादा है, 2 3 सबसे ज्यादा है ना, आया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन ईच रेजिस्टर, ओके। अब इस बात को समझ लेते हैं, ऑलवेज लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर, ऑलवेज ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। अब इसकी वैल्यू कम आएगी क्योंकि देखो ये 1 से कम कर दिया हमने, इसे सबको कर दिया ना। अब की बार यही रेजिस्टर अगर हम ले लें और इन्हें हम कैसे जोड़ दें? सीरीज में जोड़ लें, ठीक है। कैसे जोड़ लें? सॉरी पैरेलल जोड़ लें। तो ये रेजिस्टर ऐसे हो गया, एक रेजिस्टर ऐसे हो गया, एक रेजिस्टर, ठीक है। तो ये 2 ओम ले लिया, ये 4 ओम रेजिस्टर ले लिया, 6 ओम का रेजिस्टर ले लिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी लगा रहे हैं, ये इससे मतलब ही नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो दिस इज R1 R2 R3,
तो फार्मूला विल बी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 plus 1/R3. So this will be equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/6. यही तो हुआ. अब इनको एलसीएम ले लो. इनका एलसीएम कितना आएगा? लगभग 2 4 6 2 2 3 1 12. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 6 12 प्लस 4 3 11/12. तो आंसर आप डिवाइड करके निकालिए तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, जो कि सबसे कम हो गया, इन सबसे छोटा हो गया ना, वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई. तो इसका मतलब हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज लेस देन दी ईच रेजिस्टर, सबसे छोटा होता है. ठीक है, ये हमारा रेजिस्टर हो गया. ये नोट कर लीजिए, ये याद रखने का तरीका है हमारा. ये हम याद रखेंगे तो आसानी से हम ये रेजिस्टर्स वाला सॉल्व कर सकते हैं सवाल. अगर डायग्राम याद रखना हो तो डायग्राम भी ऊपर बना लीजिएगा. ठीक है, 2 रेजिस्टर ही जोड़ लेते हैं हम लोग. R1 R2 ले लिया. ठीक है, और एक सर्किट लगा लिए इस तरीके से बेस का. ऐसे इसमें अगर हमें सीरीज पैरेलल जोड़ दें तो पैरेलल कैसे जोड़ेंगे? इस तरीके से. ठीक है, करंट इन दोनों का कॉमन होगा ना. तो दिस इज R1 दिस इज R2. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो गया. तो नोट इट डाउन. So students, it is enough for today. So revise all the topics properly. If you have any query, you can ask to me. Thank you, students.